नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा उसका समापन हो गया। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के समापन को अगर विश्लेषित करना जरूरी इसलिए लगता है कि इसके बाद कहाँ जाना है, देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं। इस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ नया एक आयाम दिया वोटर अधिकार यात्रा को, वो भी विश्लेषण का विषय है। और हम आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें थोड़ी झलक है किस तरीके से पटना की सड़कों पर पूरा गांधी मैदान से लेकर के आप आ जाइए पटना हाई कोर्ट तक, महात्मा गांधी की मूर्ति गांधी मैदान में, और वहां से यात्रा चली और डाकबंगला चौराहा होते हुए, हालांकि डाकबंगला चौराहा पे वो खत्म हो गया, जो वहीं पे एक समापन भाषण की तरह हुआ, क्योंकि आगे आने की इजाजत नहीं थी हाई कोर्ट के पास तक। फिर वहां आकर के राहुल गांधी वगैरह ने नेताओं ने माल्यार्पण किया बाबा साहब की मूर्ति पर। लेकिन गांधी से लेकर के बाबा साहब तक की एक जो यात्रा हुई, एक सिंबॉलिक यात्रा भी इसको समझिए, और इसको इस सिंबॉलिक यात्रा को हम व्याख्या करेंगे वहां तक भी कि गांधी और बाबा साहब दो किनारे के तौर पे हम लेते हैं। गांधी जो समावेशी समाज चाहते थे, सबके लिए बराबर अधिकार चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि दलितों, पिछड़ों और जो आदिवासी, जो दलित वंचित समाज है उसके लिए विशेष अधिकार हो, और आदिवासियों के लिए, खास करके दलितों के लिए उन्होंने अधिकार तय किया, रिजर्वेशन तय किया। तो बाबा साहब तक की यात्रा है, और अब कांग्रेस पार्टी जो है गांधी नेहरू से आगे बढ़ करके बाबा साहब के विचार तक, बाबा साहब का जो वो जो जिस तरह का समाज बनाना चाहते थे, जो संविधान है, संविधान सम्मत समाज, वहां तक। अब सामाजिक न्याय की जो बात आती है, सामाजिक न्याय राहुल गांधी का प्रिय अभी एजेंडा है, हर जगह उसकी बात कर रहे हैं, और बिहार में जो है सामाजिक न्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो देख लीजिए, फिर हमारे साथी हैं उनसे मिलवाएंगे। आवाज नहीं होगी इसलिए परेशान मत होइएगा, हो सकता है उसमें पिक्चर में आवाज न हो। जी, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरे कैमरे से, मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है।
सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। तो ये आपने देखा वीडियो। मेरे साथी जो मेरे साथ उपस्थित हैं, मैं उनको अपनी स्क्रीन पर ले आता हूँ। सुनील जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रयागराज में बैठे हैं, लेकिन बिहार पर बड़ी तेज नजर है और उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे कि इसका क्या असर है। हमारे साथ विनय भाई है। विनय भाई, नमस्कार, आपका स्वागत। विनय भाई पौंडीचेरी में हैं और बिहार से हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई, नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई कोलकाता में है, लेकिन बिहार पर उनकी नजर है। हमारे साथी और जुड़ेंगे। सुनील जी, मैं गया हुआ था वहां भी। शुरुआत आप ही से करता हूँ। मैं गांधी मैदान गया हुआ था, गांधी मैदान से मैंने लाइव भी किया। हालांकि नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए बहुत बढ़िया वीडियो नहीं आया होगा, लेकिन एक मेरे लिए भी पहला था। पहली बार मैं बाहर निकला था और वहां से लाइव किया गांधी मैदान से। जो मैंने वहां देखा, भारी जनसमूह था और तरह तरह के रंग बिरंगे झंडे, कांग्रेस के झंडे, माले के झंडे, और दूसरे वाम सीपीआई के झंडे, उसके बाद राजद के झंडे, कांग्रेस के झंडे, मुकेश सहनी के झंडे, तमाम झंडे। और तरह तरह के लोग, पूरे बिहार प्रदेश से लोग आए हुए थे। हमारे लाइव में सुबह जो पहली मुलाकात हुई, मेरे संयोग से नालंदा जिला के ही लोग थे। मुझे नहीं पता था नालंदा के लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन नालंदा के ही लोग थे, फिर जहानाबाद के लोग, फिर काशी के लोग, मतलब वहां के भी लोग आए हुए थे, यूपी से लोग आए हुए। और उसके बाद मैंने देखा कॉलेज की लड़कियां, गांव की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, किसान, मजदूर, तमाम लोग आए हुए थे। और सबके भीतर एक मुझे दिखा, एक उत्साह का वातावरण था। जितने लोगों से मैंने बात की, तमाम लोग बदलाव की बात कर रहे थे। और तमाम लोगों ने कहा कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। लगभग लोगों ने कहा कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया और मोदी से देश को छुटकारा चाहिए। मैंने ये भी महसूस किया कि खास करके नालंदा के लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमने कहा नीतीश कुमार को हटाया जाना चाहिए, तो बोला नहीं, नरेंद्र मोदी जी को तो जरूर हटाया जाना चाहिए, और लालू जी को, मतलब तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इस तरह की बातें हुई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपने देखा भी है, राहुल गांधी ने एक नया, वोट की चोरी को उन्होंने आरक्षण से जोड़ दिया, वोट की चोरी को उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों से जोड़ दिया, लोकतंत्र से जोड़ दिया, अधिकारों से जोड़ दिया, रोजगार से जोड़ दिया। क्या इसको कहेंगे कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मतलब एसआईआर से शुरू किया मुद्दा, ये चुनाव तक, जब तक देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तब तक का एक कैनवास खड़ा कर दिया है। धन्यवाद धनंजय जी। तो क्या राहुल गांधी ने जो बातें कही वो गलत है? एसआईआर को आरक्षण से जोड़ना, संवैधानिक अधिकारों से जोड़ना, सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना, नौकरी से जोड़ना, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का या न मिलने का सवाल जोड़ देना, संविधान के समाप्त हो जाने का या संविधान में बदलाव का के मुद्दे से जोड़ना, क्या इसको आप तर्कसंगत नहीं मानते? अगर एक भारतीय नागरिक को, जो लोकतांत्रिक देश में रहता है, जिसका मताधिकार एक मौलिक अधिकार है,
एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर उस अधिकार से उसको वंचित किए जाने की कोई साजिश की जा रही है, जो आरोप लगा रहा विपक्ष, और लोगों के मन में उपज रही आशंकाओं को दूर करने के लिए न तो सरकार और न ही निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई बात कही जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जिस देश में नाके में रहते हैं, उस देश की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, क्या है आप? अगर सरकार बनाने, सरकार को बिगाड़ने, सरकार बनाने में सहयोग करने, चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी का न होना, ये सामान्य बात है। फिर कैसे रहेगा? जो सरकार आपके मताधिकार को छीन सकती है, या जो व्यवस्था आपके मताधिकार को छीन सकती है, वो आपके आरक्षण को नहीं छीन सकती। कदे कि नहीं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वो ये नहीं कह सकती है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है उनको ही ये सुविधाएं मिलेंगी। ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। दूसरी चीज, इसका भौतिक परिणाम कुछ भी हो, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक राजनीतिक दल को इस तरह के आरोपों को लेकर के लोगों में बन रही आशंकाओं को दूर करने के लिए सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर लोगों के मनों में जो आशंकाएं पल रही हैं उसको दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? मान लीजिए कि राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा, सरकार की आलोचना करें, निर्वाचन अन्य संस्थाओं जिससे सहमत नहीं है उसकी आलोचना करें। लेकिन जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसका सीधे सीधे लाभार्थी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? राहुल गांधी ने भी कई बार कहा कि मैं सुबह शाम आरोप लगाता रहता हूं कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि मोदी जी के ऊपर मैं आरोप लगाता हूं वोट चोरी करके सरकार बनी है, और कोई जवाब नहीं आता, कोई प्रतिकार नहीं होता। तो इस जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको एक काल्पनिक कर दिया जाए, ये तो उचित नहीं है। आखिर राजनीतिक दल के रूप में अपने मुद्दे को विस्तार देना एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी। अगर आप इसको विस्तार नहीं देंगे तो यह लंबे समय तक आप इसको लोगों के बीच बनाए नहीं रख सकते। ये तो स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो गई, और यह केवल उनके नारे लगा देने से या उनके भाषणों से या उनकी आलोचना से नहीं हुआ। जिन लोगों, अगर किसी भी राज्य में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे और अगर वो हैं तो ये अपने आप माहौल बन जाएगा कि हमारा मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, जनादेश बनने प्राप्त होने की प्रक्रिया में हमारी भूमिका को खत्म किया जा रहा है। और यह जब ये माहौल बन रहा था लोगों में, तो इस माहौल को दूर करने की कोई कोशिश नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कोई कोशिश नहीं हुई जनता दल यूनाइटेड की ओर से, कोई कोशिश नहीं हुई लोजपा की ओर से, कोई कोशिश नहीं हुई मांझी साहब की पार्टी की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से। तो लोगों के मन में शंकाएं नहीं बैठेंगी। ये जरूर था कि 2014-2019 तक की स्थिति थी कि आप इस तरह के आरोप लगा करके मोदी जी के खिलाफ कोई चिपका नहीं सकते थे, संभव नहीं था। लेकिन आज की जो रैली हुई पटना में, हाल के वर्षों में इस तरह की कोई सफलतम रैली का उल्लेख कर दीजिए आप, किसी राज्य में हुई हो? लोग आते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो हर पार्टी में हमेशा बने रहते हैं, लेकिन इतना मास पार्टिसिपेशन, और ये केवल ऐसा तो है नहीं, आपने खुद कहा कि आप ऐसे लोगों से मिले जो नेवादा से आए हुए थे, जो भागलपुर से आए हुए थे, जो सासाराम से आए थे। माने कोई ऐसा नहीं था कि ये पटना के लोग थे या दानापुर के लोग थे या हाजीपुर के लोग थे या सारण के लोग थे, आसपास के जिलों के तो लोग नहीं थे वो ना, लगभग इस राज्य के अधिकांश जिलों से लोग आए थे। तो और इसमें मैं पूरे दिन इस रैली को फॉलो किया, आप वहां मौजूद हैं, मुझको एक शिकायत नहीं मिली कि किसी भीड़ ने किसी की दुकान लूट ली हो। मुझे एक शिकायत नहीं मिली कि पुलिस में और इस आज की रैली में शामिल होने वालों के बीच में कोई झंझट हुई नहीं, बल्कि बाकायदा मैं तो ये बोलूं कि मैं तो शुरुआत ही वहीं से की थी हमने, और हमारे साथ हेमंत भाई भी थे, आएंगे। हम लोग पहले गए जहां राहुल गांधी को आखिर में जाना था, बाबा साहब की मूर्ति के पास, हाई कोर्ट के पास, वहां पहले गए। वहां पुलिस का भारी बंदोबस्त था,
वहां हम चले गए, अंदर अंदर जाने की बाद में पता चला अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन हम चले गए, हमें किसी ने रोका टोका नहीं। हमारे पीछे पीछे हम शैलेंद्र ये थे, हेमंत भाई थे, दोनों गए। हमने सोचा वहां शूट कर लेते हैं बाबा साहब के सामने, लगाएंगे अपने लाइव में। लेकिन फिर जो है पीछे पीछे कई कैमरामैन आ गए, तो लोगों ने कहा सर ये गड़बड़ हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर मैं बाहर आ गया। और वहां से जब हम चले, जो शुरुआत में हमने वीडियो दिखाया कि हमने ऑटो से पूरा रिकॉर्ड किया, चलते हुए ऑटो से, इसलिए वो मूवमेंट उसमें मोबाइल में। और उसके बाद वहां से लेकर के मतलब नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था, ट्रैफिक को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ये भी देखा कि ट्रैफिक में जो लोग थे उनको भी कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी, कोई परेशान नहीं हो रहा था, हॉर्न नहीं बजा रहा था कि तुम हटो यार ये करो। कहीं मैंने कोलाहल उस तरह से नहीं देखा। और पुलिस ने भी बड़ा ही संयम के साथ सही तरीके से किया, और कहीं कहीं मैंने कोई झड़प नहीं देखी। आम आदमी, गाड़ियां, रैली के लोग सब साथ चल रहे थे, ये मैंने खास देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भाई आपने जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो पे मैंने देखा कि फल वालों के दुकानें लगी हुई हैं, उन्होंने अपनी दुकान समेटा नहीं, और लोग रैली वाले जा भी रहे हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं? यानी कि जो मुद्दा इंडिया दल समूह ने, राहुल गांधी ने उठाया है, उससे वो प्रभावित हैं, उनके बीच में विमर्श का विषय है, और उस मुद्दे को लेकर के ही लोग इस राजनीतिक आयोजन में शामिल होने के लिए आए। हो सकता है कुछ लोगों को लाया गया हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा आए, जो लगातार इस रैली में विभिन्न जिलों में शामिल होते रहे हैं, और वो इस रैली में शामिल होने के लिए चले आए, जो आज पटना में रैली थी। लेकिन अब यह अगर आप किसी मुद्दे के साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, तो आप इस तरह की शिरकत नहीं कर सकते, होगी ही नहीं, लोग आएंगे ही नहीं। जो लोग आएंगे वह उनसे आप इस तरह के अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते, नहीं होता है। लाई गई भीड़ का रिएक्शन कैसा होता है, आप विभिन्न जगहों पर इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो आखिर अगर यह अपील नहीं कर रही थी लोगों की, तो लोग नहीं आते। तो मेरा अपना मानना है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी और इंडिया दल समूह लोगों के बीच में पहुंचाने में सफल रहा, और यह लोगों के बीच में विमर्श का विषय बन गया है। मेरा अभी मानना है कि इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से, इंडिया दल समूह ने पूरे चुनाव को, जो अब तक ये बताया जा रहा था कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है, और एनडीए के लोगों ने जो राजनीतिक माहौल बना रखा है उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी भी लोगों के मन में जो लालू जी का वो जंगल राज का आरोप है, उससे लोगों के मन में भय, इस तमाम तरह की जो बातें कही जा रही थी वो समाप्त हो गई। इंडिया दल समूह इस पूरे चुनाव में मजबूत सत्ता का दावेदार बन के उभरा है। आप उसको परिणाम क्या आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, यह कहना भी जल्दबाजी है। लेकिन ये से पूरे के पूरे पदयात्रा और इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से इंडिया दल समूह मजबूती के साथ सत्ता का दावेदार बना है, और इंडिया दल समूह में का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। अब राहुल गांधी ही सर्वमान्य नेता है। इंडिया दल समूह के पक्ष में बन रहा कोई भी माहौल, जनता के बीच में बढ़ती उसकी लोकप्रियता, या जनता के बीच में बन रहा इंडिया दल समूह के प्रति आकर्षण, उसके मुख्य में, उसके केंद्र में राहुल गांधी है। और वह इसको विरासत में नहीं प्राप्त किया उन्होंने, वो उनकी लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, चाहे यह वोटर अधिकार रैली हो, चाहे उसके पहले का उनका भारत जोड़ो यात्रा हो, या उसके बाद का भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, या लोगों के साथ संवाद कायम करने की जो स्थिति है, लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो स्वाभाविक मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और राहुल गांधी के इन कोशिशों को एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर करने में विफल रहे। मैं सुन रहा था आप इनको रविशंकर प्रसाद जी को कई जगहों पर मैंने सुना, क्या बात आप जो विषय है उसकी बात तो कीजिए ना। अगर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो आप कहीं कि नहीं वोट चोरी नहीं हुई, और तथ्य रखिए। राहुल गांधी एटम बम से हाइड्रोजन बम पर चले गए, और आप सुतली बम भी नहीं बना पाए कि आप उसको खारिज कर सके। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा होगा। और अभी तो, और मैं महसूस करता हूं कि राहुल गांधी ने तो अभी तक केवल साउथ के राज्य के, कर्नाटक का उदाहरण दिया है। महादेवपुरा कर्नाटक राज्य का विधानसभा क्षेत्र है, वहां के उन्होंने आंकड़े दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए हाइड्रोजन बम से कम घातक नहीं होगा, ये संभालना मुश्किल हो जाएगा।
अभी तक एक समूह है जो कहता ठीक है हुआ होगा, बंगलौर में कुछ हुआ होगा। एक कहने वाले लोग हैं कि हो सकता है कुछ मुंबई में हुआ हो, नासिक में हुआ हो, पुणे में हुआ हो, थाने में हुआ हो। लेकिन अगर ये होने लगेगा कि बनारस में हुआ, अगर ये होने लगेगा कि भोपाल में हुआ, अगर ये होने लगेगा कि अहमदाबाद में हुआ, फिर तो बड़ा सवाल हो जाएगा। फिर लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लोग हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है। लेकिन चुनाव को मैनेज करके जनादेश प्राप्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इसको स्वीकार कर पाएगी। और यह विषय अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस मुद्दे को कमजोर करना चाहता है, तो इसके विपरीत एक प्रभावी, तार्किक और जनता को समझने लायक कोई तथ्य लेके आने पड़ेंगे। राहुल गांधी पे हो रहे लगातार हमले उनके काम नहीं आएगा, यह नैरेटिव काम नहीं आएगा कि उनको अगर उनकी बात में सच्चाई है तो वो एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं, चुनाव के पर एक इतने समय के बाद उन्होंने इसका उल्लेख क्यों किया। यह कोई तरह काम नहीं आने वाला है। यह बड़ी बड़ी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रह करके राहुल गांधी और इंडिया दल समूह ने इस बात को लोगों तक पहुंचाया है, और लोगों ने काफी हद तक उनके मन में बात संशय करने लगी है कि हो न हो चुनाव में धांधली की गई हो। इसका अगर मजबूत प्रतिकार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक नुकसान इंडिया को बहुत ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत भाई। हेमंत भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हेमंत भाई पहले आप ही के पास आना था, लेकिन चूंकि आप आए नहीं तो हमने सुनील जी से शुरुआत की। आप तस्दीद रहे हैं, सुनील जी देख रहे हैं, विनय भाई देख रहे हैं, प्रफुल्ल भाई देख रहे हैं, लेकिन आप तस्दीद रहे। क्या आपका क्या अनुभव है? आप आज आपने पूरा देखा, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, वोट चोरी को एक विस्तार दिया उन्होंने, और वोट चोरी को मतदान से, एसआईआर केवल नहीं है, एसआईआर के अलावा जब सरकार ही चोरी से बनी है तो तमाम तरीके की चीजें हैं। आप पूरे प्रकरण को आज जो आपने देखा उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि बदलाव की आहट है, या आपको लग रहा है कि ये हम लोग अपनी तरफ से देख पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? जी धन्यवाद। देखिए, आज जो दो बातें जो हुई उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था कि ये जिस पर मैं लगातार सोचता था और बोलता भी था। खड़गे साहब ने आज बहुत ही सहज ढंग से बात कही कि वोट का अधिकार है तो लोग आपके पास दौरे दौरे आते हैं, वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। ये बात है सीधे जनता से कनेक्ट करने का तरीका, सहज भाषा में बता देना कि वोट का अधिकार क्या है। और ये जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, वो खड़गे साहब की इस बात से वो समझ सकते हैं कि वोट का अधिकार तो आपने है। ये आपने कहा जो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। एक मिनट, आप एक साथी ने याद भी दिलाया है। लक्ष्मी अय्यर कह रही हैं कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि, मैं पढ़ रहा था रविशंकर, कि ये पटाखा की तरह फुस हो गया, मतलब दिवाली का ऐसा पटाखा जो फुस हो गया, ये पूरा एसआईआर चौपट हो गया, ऐसा उनका कहना रविशंकर जी का। अभी तो वो राहुल गांधी की एटम बम से हिले हुए थे, अब हाइड्रोजन बम का नाम आते ही वो इस कदर उछलने लगे हैं। रविशंकर प्रसाद का बॉडी लैंग्वेज देखते कितने डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कहीं उनके कुर्सी के नीचे तो कहीं बम नहीं रखा हुआ है। तो ये सुनील सर ने ठीक ही कहा कि आप तो कोई सुतली बम भी लेकर के आते, लेकिन ये जो थेथराई की भाषा में आप जो कह रहे हैं कि ये फुस हो गया, वो फुस हो गया, तो ज्ञानेश कुमार भी तो पूरा ज्ञान देकर के चले गए, लेकिन वो टिक नहीं पाए। आप जो कुछ कर रहे हैं वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि विपक्ष को लड़ना पड़ेगा। 2023 का 25 फरवरी मुझे अभी भी याद है, मैंने लगातार कई सालों से मैं इसको कह रहा हूं, जब वहां विपक्ष की रैली हुई थी 2023 के 25 फरवरी को, और उस समय नीतीश जी विपक्ष महागठबंधन में थे, और उस रैली के दौरान दीपंकर भट्टाचार्य ने अपने भाषण में कहा था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, अब जो चुनाव है उस चुनाव को आंदोलन के मोड में लड़ना पड़ेगा।
दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और वो समय अब आ गया है, शायद विपक्ष ने उसको समझ लिया है। ये जो यात्रा हुई वह एक आंदोलन है। मैं उसको किसी पार्टी, किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं मानता हूँ। उसने लोगों को संगठित और जागरूक किया है, लोगों को प्रेरित किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा। जो एक तरफा संवाद जो हो रहा था और एक ही किस्म का रंग जो दिखाई दे रहा था, चारों तरफ सड़कों पर क्या दिखता था, कहीं ये जुलूस, ये धार्मिक जुलूस, वो लफंगई वाली जुलूस, वो नफरत वाली जुलूस, वो गुंडाई वाली जुलूस, तो उसके बरक्स ये लोकतंत्र वाली जुलूस, ये लोकतंत्र वाली यात्रा, वो जो जलाने वाली, काटने वाली, लोगों को डराने वाली, भयभीत करने वाली जो यात्राएं जो दिख रही थी एक तरफा, उसके मुकाबले ये लोकतंत्र वाली यात्रा, वोट के अधिकार वाली जो यात्रा है, इसकी बहुत प्रतीक्षा थी लोगों को। लोगों को लग रहा था कि हमारे नेता हमारे बीच में आए, हमसे संवाद करें, और इसको अच्छी तरह लोगों ने समझ लिया। और इसी का नतीजा है कि आज संपूर्ण विपक्ष पूरा दिख रहा है। और ये आज जो मंच पर जो साफ साफ दिखाई दिया, बहुत सारे ऐसे लोग जो अगर मगर की स्थिति में फंसे हुए थे, वो लोग भी उससे बाहर निकल करके आए हैं। उद्धव ठाकरे के संजय राउत आए, टीएमसी के यूनुस पठान आए। ये एक जो पूरा ऑप्टिक्स दिखाई जो दे रहा है, वो विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है कि इस देश में अगर सस्टेन करना है, अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, और लोकतंत्र की जो वाहक शक्तियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अगर बने रहना है, वजूद उनको कायम रखना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और इसका सबसे बेहतरीन नमूना मुझे दिखाई दिया कि ये लड़ने की लड़ने का जो संकल्प है, वो सब वहां मंच से दिख रहा था। हेमंत सोरेन को हमने सुना, हेमंत सोरेन ने जो कहा कि ये लोग मुझे जेल में डाल करके और चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगर जो जिस तरह की साजिश इन्होंने की थी, अन्यथा हमको उससे ज्यादा बहुमत आता। तो ये विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है कि अब यूनाइट होकर के लड़ने की जरूरत है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये जो यूनिटी है विपक्ष की, उसने सिर्फ विपक्ष का ही मसला नहीं है, बल्कि नीचे तक जाकर के आप देखें तो बुनियादी तौर पर जो समाज की निचली पंक्ति की जो जनता है, जो निशाने पर है चुनाव आयोग के, बीजेपी के, आरएसएस के, क्योंकि देखिए इनके लिए संविधान, लोकतंत्र, मताधिकार, ये सब जो है इनके लिए बीजेपी आरएसएस की पूरी जो यात्रा है उसमें ये बाधक के रूप में रहे हैं। उनको ये चीजें कबूल नहीं है, ये इतिहास इस बात का गवाह है, और इसलिए इनको खटकता रहता है। तो इस मौके पर भी वो चाहते हैं कि इन चीजों को किसी तरह से हटाया जाए। ये चाहते हैं कि चुनाव तो हो, लेकिन उसमें कोई वो निष्प्राण हो, लोकतंत्र तो हो, लेकिन उसमें कोई वाइब्रेंसी नहीं हो, उसमें कोई तरंग नहीं हो, वो ऐसे ही हो, बिल्कुल ये प्राणहीन हो वो। तो ये समय है कि विपक्ष ने इस बात को समझा है, और राहुल गांधी जो आगे बढ़कर के चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने जो बात कही, खड़गे साहब ने जो कहा, आप खड़गे साहब को याद कीजिए, शायद आप अगर देख रहे होंगे तो जब वो कह रहे थे कि ये आप सामने खड़े हैं, आप नारा नहीं लगा रहे हैं, मैं 84 साल का व्यक्ति ने मैं नारा लगा रहा हूं। और जब उन्होंने जय हिंद कहना शुरू किया, लगातार वो कह रहे थे, 3-4 बार उन्होंने नारा लगाया। आप समझ लीजिए कि उनका जो जोशो जुनून है वो साधारण नहीं है, वो नेतागिरी वाली जोशो वाला मसला नहीं है, उसमें है एक समर्पण, एक लोकतंत्र के लिए समर्पण, इस देश के संविधान के लिए समर्पण। और वो जो कह रहे थे कि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा, कितनी सहज और कितनी दूर तलक जाने वाली बात है ये। मैं इसको कहता रहा हूं, मैंने लिखा है इस पर इसी तरह कि वोट का अधिकार उनसे पूछिए जिनके बाप दादाओं ने मार खा करके वोट दिया, जनसंहार झेल करके वोट दिया, हत्याएं झेल करके वोट दिया, जिनके घर जलाए गए, बस्तियां जलाई गई वोट डालने के जुर्म में। तो ये है मताधिकार का क्या मतलब। ठीक है, मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इस देश में लोकतंत्र
हिफाजत के लिए एक बड़ा अवसर है। विपक्ष को इसको देशव्यापी और वहां से आह्वान भी हुआ है कि यह यात्रा जो है अब पूरे देश में जाएगी, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। तो ये अवसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। शैलेंद्र भाई भी जुड़ी गए। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। एक बयान आ रहा है अमेरिका से, और अमेरिका में जो ट्रंप के जो सलाहकार हैं, उसमें से उन्होंने बाकायदा उनका इंटरव्यू, छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है, भारत की सारी मलाई ब्राह्मण खा रहे हैं। और ब्राह्मण से जो विश्लेषण किया गया कि भैया तमाम जो सरकार के पद हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तमाम जगह उनका बाहुल्य, जो यहाँ अक्सर लोग कहते रहते हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सवर्णवादी लोग या सवर्णों का कब्जा है, उसमें दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, अति पिछड़े नहीं है, आदिवासी नहीं है, उनकी संख्या बेहद कम है। अमेरिका से ये कहा जा रहा है, उसका अभिप्राय क्या समझा जाए? धन्यवाद धनंजय जी। वो पीटर नवारो का जो कथन है ब्राह्मणिज्म वाला, उसको जो हम ये आंदोलन के मूल्यांकन के लिए अगर उसका वो करें, उसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि पीटर नवारो का अपनी शख्सियत जो है वो बहुत हल्की है और उससे बड़ा आंदोलन है। देखिए, दो बातें इसमें बहुत साफ साफ हुई। एक तो जो हेमंत जी ने कहा कि जो जैसे वो पास की कविता है ना कि लोहे का स्वाद अगर जानना है तो उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में नाल होती है। तो ऐसे ही वोट मुंह में लगाम होती है। तो वोट का जो की जो ताकत का जो एहसास है, जो स्वाद है, वो सही में उन लोगों के लिए है जिस वोट की ताकत से जो है, जो करोड़पति पूंजीपति लोग जो है आपके दरवाजे पर हाथ बांध करके आते हैं। ये वोट की ताकत है कि आधी मुंबई का मालिक नवल टाटा 2 बार चुनाव हार जाता है ना। तो अभी जो बात जो देखने में आई है, वो ये देखने में आई है कि पूरे विपक्ष को इस बात का एहसास है कि जैसे सिर्फ पेड़ जंगल नहीं बनाते हैं और आपको इन्वायरमेंटल बेनिफिट नहीं देते हैं, वैसे ही सिर्फ चुनाव होना लोकतंत्र को सुनिश्चित नहीं करता है। चुनाव होने का मतलब है कि इसमें आप फंक्शनल डेमोक्रेसी होने का मतलब है कि लोग अपने अधिकार और विकल्प का इस्तेमाल कर पाए, उनके पास में तमाम विकल्प उपलब्ध हो। जिस तरह से हाल के दिनों में जो राजनीतिक पार्टियों के रवैये से और इस सरकार के तानाशाही रवैये से लोगों के पास जो विकल्प खत्म हो रहे थे, वो और विपक्ष जो है इस खतरे को बहुत शिद्दत से महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि जो कॉर्पोरेट की ताकत के जरिए लग रहा था पार्टियों को कि जो है हमको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपनी चुनावी मशीनरी को दुरुस्त करने की जरूरत है जो इमेज बिल्टअप करता है। वो जो भ्रम था सत्ताधारी पार्टी के पास में कि हम जो विपक्ष का जो एकमात्र विकल्प है, हम राहुल को बिल्कुल पप्पू साबित कर देंगे और लोग जो है उसका कोई विकल्प रहने नहीं देंगे, वो उनका प्रयास जो है पूरी तरह से भरभरा करके गिरा है। और ये जन दबाव का नतीजा है कि विपक्षी पार्टियां कोई अगर मगर नहीं कर पा रही। उनको पता है कि अगर हम इस सैलाब के सामने खड़े होंगे तो हम बह जाएंगे। और इसीलिए देखिए जो बात हो रही थी ना कि ये जो वोट अधिकार वाली जो यात्रा है, ये जो लोग जो उमड़ करके आए हैं, ये क्या वोट में तब्दील होगा? ये सवाल इसीलिए था कि लोगों के मन में ये था कि कांग्रेस के पास में जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो लास्ट माइल कनेक्ट का उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो ये चीज जो है वो सामने आई है कि उस गैप को बाकी पार्टियां फिलअप कर रही है और कोई किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं। देखिए, कोई मशीन ठीक से काम करती है
उसके लिए ये जरूरी होता है कि उसके विभिन्न पुर्जे के बीच में घर्षण नहीं हो, क्योंकि घर्षण जो है वो आपके एफिशिएंसी को कम कर देता है। यहाँ देखिए कि जो जो उभार आया है उसके चलते कोई सीट बंटवारे की बात नहीं हो रही है। भले कोई मीडिया बार बार ये झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी नहीं कह रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, खबरें चलाई जाती है कि भाई ये मुकेश सहनी क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, लेकिन इस बार बार ये वीडियो चलता है कि पप्पू यादव का बहुत अपमान हो रहा है, पप्पू यादव, और ये देखिए इसका दबाव का नतीजा देखिए कि पप्पू यादव अपनी तमाम चीजों को भूल करके तेजस्वी के पक्ष में नारे लगाते हैं और बगैर राहुल की उपस्थिति में तेजस्वी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं और राहुल के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, ना कोई इसको लेकर के कोई चीज सामने आती है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जो है जनता ने सौंपी है, क्योंकि ये मौका अगर आप चूक जाएंगे तो ये वो वैसी लड़ाई है जो पानीपत की लड़ाई है। अभी पानीपत की लड़ाई में अगर आप हार जाएंगे तो फिर दिल्ली आपका कब्जा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो आपको मौका नहीं आएगा, फिर कोई आपके दरवाजे पर जो है इसलिए नहीं आएगा कि आपके पास वोट है, उसको पता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है। ये सबसे बड़ी बात जो सुनील सर ने कही कि ये भीड़ किसी के बुलाए पे नहीं आई है, कोई खाना नहीं मांग रहा है आपसे, ना कोई ठेले वाले को पलट रहा है, ना कोई जो है पुलिस के साथ जाकर के सींग लड़ा रहा है, बल्कि ये भी खबरें आई कि वो रैली के रास्ते में कहीं जो हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जुटे थे और कोशिश थी किसी तरह छेड़छाड़ करने की। ये तो खैर आप लोग ज्यादा बताएंगे, पर साकिब ये खबर दे रहे थे। तो ये नतीजा ये है कि देखिए एक और चीज इसका इंडिकेटर है कि कैसे दबाव काम कर रहा है। देखिए ममता बनर्जी जो सबसे तीखी तौर पे कांग्रेस की आलोचना करती रही है और बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देती रही है, उन ममता बनर्जी को भी अपना प्रतिनिधित्व जो है वो भेजना पड़ा है यहाँ पे कि अगर जो है वो इस मौके पर नहीं रहती तो ये इनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि बंगाल में भी बहुत बड़ी आबादी जो है बिहार की है, बिहार जो है अकेली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो आज जो है वो एक मौका है और बाकी चीजें जो है वो यहाँ से जिसको स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं वो स्नोबॉल यहाँ से होगा। हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है राहुल जी पे और तेजस्वी पे कि इसकी जो वेव जो बोलते हैं ना स्टैंडिंग वेव्स, वो उसकी एनर्जी कायम रहे। हाँ, यहाँ पे एक तो नेट इतना आ जा रहा है, बिजली चली जाती है फिर बिजली आती है, पटना है, ये पता यहीं से पता लगता है हम बिहार में, नहीं तो पता नहीं चलता। अगर बिजली न जाए तो पता न चले, यहाँ से पता लग जाता है हम बिहार में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं। खैर बहरहाल नीतीश कुमार ढोल पीटते रहते हैं कि इतनी बिजली हमने दे दी है कि बाहर जा रही है बिजली, इतनी बिजली है कि पटना में बिजली नहीं है। और पटना के मेन रोड के अलावा जितनी गलियां हैं, जितनी सड़कें हैं, गलियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सड़क नहीं है, गली जैसा ही है सब, पूरा पटना के मेन रोड के अलावा जहां राइट लेफ्ट घुसेंगे गली हो जाती है, और उन गलियों में बरसात का पानी बुरी तरह भरा हुआ है, मच्छरों का आतंक भयंकर है। कहाँ ये क्या खर्च करते हैं, किधर ले जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेट्रो बन रहा है, अंडरग्राउंड मेट्रो, और फलाना और ढिमकाना और चिलाना। बहरहाल, लेकिन एक बात दिखाई पड़ती है जो सुनील जी ने भी कहा कि पटना में पूरी यात्रा हुई और कहीं कोई बाधा व्यवधान नहीं दिखाई पड़ा। उसके अलावा एक और बात है विनय भाई, कि जो आपने कहा राहुल गांधी और तेजस्वी का जिक्र किया, पप्पू का भी जिक्र किया, मीडिया में भी यही चर्चा है, गटर मीडिया में, कि वो जो है तेजस्वी को किनारे किया जा रहा है और तेजस्वी का मंच लूट लिया गया। राहुल गांधी अब जो है पावर इस तरीके से खड़े हो गए हैं कि वो जो है निगोशिएशन का पावर मिल गया है बिहार से, वगैरह वगैरह कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। लेकिन जो दिख रहा है जमीन पर वो ये कि कांग्रेस में भी एक जो राहुल गांधी अक्सर बोला करते थे पहले, डरो मत, ये डरो मत जो है वो दिखाई पड़ने लगा है। और एक जो मैंने शुरुआत में दिखाया कि पूरा कांग्रेस के झंडा लिए हुए व्हाइट कुर्ता में लोग ऐसे चले आ रहे हैं जैसे सिनेमा में वैसा दृश्य बनता है ना, कि ये बड़ी संख्या में लोग एक तरफ की पूरी सड़क
आरबीआई के ठीक सामने वाला, या कहिए मौर्य लोग के ठीक धनंजय सामने वाला भाई, जो गांधी नगर। मैं एक चीज ये जोड़ दूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भले खत्म हो गए थे, पर कांग्रेस के वोटर कभी नहीं खत्म हुए, वो घर बिल्कुल बैठ नहीं, गए। लेकिन अब कार्यकर्ता भी बाकायदा खत्म हो गए हैं, और मैं देख रहा हूं कि टिकट के लिए लोग दौड़ रहे हैं, कांग्रेस का टिकट भी उनको चाहिए। प्लस आरजेडी के साथ जो है कि आरजेडी के कार्यकर्ता बड़े ताकतवर हैं और लंबे समय से हैं, उसका इम्पैक्ट है कि ये जो आरजेडी का। फिर मैंने देखा माले के लोग भी बड़े जबरदस्त तरीके से हैं, और कुल मिलाकर के जो सिचुएशन दिखी मुझे, उसमें लगा कि खतरा तो है, मोदी जी के लिए खतरा है, और नीतीश कुमार ढाल का काम नहीं कर सकते। कुछ साथी हमारे लिख रहे हैं, फिर आता हूं मैं प्रफुल्ल भाई आपके पास। बंगाल का जिक्र किया है विनय भाई ने, लेकिन पूरा जिक्र होना जरूरी है। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि ये यात्रा बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी भारी दुर्घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुई। क्योंकि जिस प्रकार सुरक्षा को का सवाल उठाया गया था, या सुरक्षा के नाम पर घेरेबंदी करने की कोशिश की गई थी नेतृत्व की, वह सब कामयाब नहीं हो पाई, और यह पूरा का पूरा आंदोलन, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, सही ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए तो बधाई। दूसरी बात यह है कि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है। वोटर अधिकार की मांग जो है वह लगातार बनी हुई है, और इससे काफी ऊर्जा, राजनीतिक पॉलिटिकल एनर्जी, जिसको विनय सर अक्सर वेव के रूप में बोलते हैं, जो पब्लिक फ्रीक्वेंसी है और जो पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी है, दोनों का जो रेजोनेंस है वो काफी हाई है, और इसका फैक्टर बन गया है। यानी कि इसको एक पावर विदाउट डायरेक्शन नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में इसको एक डायरेक्शन है, और लोग तरह तरह से झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें इस तरह के झगड़ों को झेलते झेलते तो हम लोगों की उम्र बीत गई है, और अमेरिका क्या झगड़ा लगाएगा? झगड़ा लगाने के लिए हम लोग खुद ही काफी हैं। अभी रविभूषण जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, ये रविभूषण नहीं, रविशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे थे, उनके कुर्सी के नीचे ही उनको लगता है कि बम है। अरे उनके कुर्सी का पाया तो कब का मोदी जी ने ही हिट विकेट करवा दिया, तो उनको तो सबसे खतरा मोदी जी से, उनके लिए राहुल की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही बेचारे सोच रहे हैं, ऊपर ऊपर जो भी कहें, वो सोच रहे हैं कि राहुल ही है जो मेरा बदला लेगा और इनसे। तो वो तो अपनी अपनी उनकी हार में अपनी अपनी जीत भी लोग खोज रहे हैं। तो राजनीति इसी का नाम है, ऊपर से जो दिखता है भीतर से होता नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रफुल्ल सर, आपने जो बात कही ना कि रविशंकर जी को लग रहा है कि मेरा बदला वही लेगा, तो 9 सितंबर की बात मैंने इसीलिए कही कि बहुत सारे लोग जो है जने फूट के बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आएंगे तो 9 तारीख को, वो बहुत कुछ तय करेगा। जी जी जी। तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका बदला तो राहुल गांधी लेगा, या बिहार की भाषा में कहें तो राहुलवे लेगा। उनसे तो नहीं कुछ उखड़ा, तो राहुलवे जो है सो और उनका हिसाब किताब कर लेगा। अब उनको पता चलेगा कि कांग्रेस क्या चीज होती है, और बिहार में लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। देखिए, ये लड़ाई जो है अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की, या एनडीए और क्या उसको बोलते हैं, इंडिया गठबंधन के बीच, इंडिया गठबंधन, जी, इंडिया गठबंधन के बीच की सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब ये दोनों ही एक तरह से किनारे होते जा रहे हैं। ये लड़ाई बदल गई है पब्लिक और चुनाव आयोग के बीच में, लोकतंत्र की लड़ाई में ये लड़ाई बदल गई। इस लड़ाई के इस बदले हुए स्वरूप को हमें समझना होगा कि ये लड़ाई का अब जो नया स्वरूप है, यह सिर्फ इसकी लड़ाई, सत्ता की लड़ाई नहीं है, और ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है। ये चुनाव आयोग और पब्लिक के बीच की सीधी लड़ाई में ये बात बदल चुकी है। देखिए, सत्ता का स्वाद होता है, सुख होता है। यकीन मानिए कि संघर्ष का भी एक स्वाद और सुख होता है, और इस बार जो बिहार के लोगों में दिखा है, उनको संघर्ष का स्वाद और सुख दोनों ही मिल गया है। जिस खुशी की बात आप बता रहे थे लोगों के चेहरे पर है,
चंद्रग्रास जब ग्रहण लगता है ना, तो उसको हम लोग बिहार में और अन्यत्र भी बोलते होंगे, चंद्रग्रास बोलते हैं, खंडग्रास, पूर्णग्रास। जो ग्रहण लगता है उसको ग्रास बोलते हैं। अगर आधा लगा तो खंडग्रास बोलते हैं, पूरा लगा तो पूर्णग्रास बोलते हैं। और जब ग्रहण छूटता है तो उसको उग्रास बोलते हैं कि हाँ उग्रास हो गया। तो बिहार की जनता में इस जो उग्रास का उल्लास उनके चेहरे पर था कि जो उनको ग्रसा हुआ था, वो जो उनकी संभावनाओं को पूरा का पूरा बंद किए हुए था, उसका समापन हो रहा है। और ये शिकायत नीतीश कुमार जी से नहीं है, ये शिकायत केंद्रीय सत्ता से है। बिहार के लोगों की हमेशा से शिकायत अपनी सरकार से कम ही रही है, केंद्रीय सरकार से रही है, केंद्रीय सत्ता से रही है। क्योंकि बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय दलों ने बार बार डिस्टर्ब किया है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का समय हो, चाहे वो राम सुंदर दास का समय हो। जो बिहार की जो अपने लोगों की जो सरकार है, और इंदिरा गांधी के समय में जो हुआ था उस पर तो अभी चर्चा करना गुनाह बेलज्जत होगा, इसलिए अभी वो चर्चा नहीं करते हैं। गफूर साहब ने क्या कहा था, तो बिहार की अस्मिता को कोई छेड़े नहीं। रही बात पश्चिम बंगाल की, कि वहां यूसुफ पठान गए थे, अब पश्चिम बंगाल से और भारी प्रतिनिधि जाने की जरूरत थी, कुछ लोग इस तरह का इशारा कर रहे थे हमारे इस चैनल पर भी। आपको मैं याद दिलाऊं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का विशेष सत्र है एसआईआर के मामले में, और ये एसआईआर के मामले में और नए तरीके से सबसे ज्यादा इन दिनों में उत्पीड़ित जो हुआ है तो बांग्ला के लोग, बांग्ला बोलने वाले लोगों को भाषा के आधार पर और विदेशी होने के नाम पर उनको जितना उत्पीड़ित किया गया है, बांग्ला अस्मिता को बहुत ही उत्पीड़ित किया गया। कई बार आपने खुद देखा भी है, कई महत्वपूर्ण हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने प्रोग्राम इस पर किया है कि किस प्रकार उनको वहां से, दिल्ली से और दूसरी जगहों से उनको बांग्ला बोलते हुए सुनते ही उनको लगता है कि ये बांग्लादेशी है। तो इस को लेकर के पश्चिम बंगाल में काफी संवेदनशीलता है। और आज यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र है जिसमें एसआईआर के मुद्दे और जो है बंगाली अस्मिता के उत्पीड़न के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने जो कहा था, खड़गे साहब ने जो कहा, बहुत ही साधारण भाषा में बहुत बड़ी बात कर दी कि वोट के अधिकार की महत्ता क्या है। अगर वोट नहीं होगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। वो बिल्कुल एकदम सही बात है। और इस बात को बाबा साहब भी जानते थे। और गांधी से चलते हुए यह जब बाबा साहब तक पहुंचा तो बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे? बाबा साहब ऐसा भारत चाहते थे जिसमें वो जो 4 मंजिला मकान है वर्ण व्यवस्था का, जिसमें सीढ़ी नहीं है, तो उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाए। उस मकान के में, यानी कि हमारे यहाँ जो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, हायरार्किकल सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको नहीं लेकर के संविधान हमारी जो इजाजत देती है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की बात बोलती है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी है वो समानों में से एक आगे निकलता है। कोई नरेंद्र मोदी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, भारतीय लोकतंत्र यह नहीं कहता है कि वे कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वे कुछ अलग थे, देव पुरुष थे, देव भांति थे, इसीलिए हमारे नेता हुए। नहीं, हम लोगों ने अपने बीच में से अपने जैसे किसी आदमी को अपना नेता बनाया है, अपना नेता बनाते हैं, यही लोकतंत्र का सार है। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे, यह वही कांग्रेस नहीं है। जैसे कई बार हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस की जो अगर आएगा, तानाशाह आएगा, हिटलर आएगा, तो उसी तरह की टोपी मूछ लेकर के नहीं आएगा। गांधी भी आएंगे तो उसी तरह की टोपी मूछ लेकर के नहीं आएंगे। यह जो कांग्रेस है, उस खोई हुई कांग्रेस को राहुल गांधी ने री इन्वेंट करने की कोशिश की है। और इस बीच में हुआ ये है कि जितने भी सामाजिक न्याय के लोग थे, जो कांग्रेस के जायज कारणों से कांग्रेस से हताश हो चुके थे और गैर कांग्रेसवाद का नारा आया था, उन्होंने यह भी देख लिया कि गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ कांग्रेस से अलग होकर के हमने एक ऐसी राक्षसी पार्टी को जगह दे दी, एक ऐसी फांसीवादी पार्टी को जगह दे दी जिसके मन में तो उस बुनियाद, उसकी जमीन के प्रति ही कोई सम्मान नहीं है, लोकतंत्र के प्रति ही सम्मान नहीं है। इनका कभी रवैया नहीं रहा कि एक संघर्ष में जाए, किसी प्रकार के जनता को साथ लेकर के आगे बढ़े। ये तो जितना इमरजेंसी के विरोध और क्या क्या पीड़ा और क्या क्या बात करते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तो इन लोगों ने कहा था ना, विनय भाई सर को याद होगा, आप लोग सभी को याद होगा, कहा था कि नहीं नहीं हम इसके साथ। और इनके और एक प्रतीक जो थे, वो क्या नाम है उनका, बाला साहब, तो बाला साहब को कहा
बल्कि ये कहा भी जाता रहा है कि इंदिरा गांधी की वापसी में जो है, जो आरएसएस का गुप्त समझौता जो है वो एक कारण। मुझे ये लगता है कि वो आरएसएस का क्या होता है ना, आरएसएस बहुत चालाक पार्टी है। एक मिनट में इसको मैं कहता हूँ। वो क्या होता है कि पहले से पोल खोल दे, जैसे अभी आपने कहा ना कि 9 तारीख का, अभी आरएसएस ने अपने को जिस ढंग से डीकॉन्स्ट्रक्चुअलाइज किया है कि भारतीय जनता पार्टी के आने में आरएसएस को न देखा जाए, आरएसएस के आने में भारतीय जनता पार्टी को न देखा जाए, क्योंकि अगर वो हार गए, पिछले चुनाव में देखा था हम लोगों ने, अगर हार गए तो बोलते हमारे कारण ये हार गए, आरएसएस ने हाथ खींच लिया था, और जीत गए तो आरएसएस ने सपोर्ट किया था। आरएसएस कभी इनके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी की राजनीति करते हैं, इनके कारण कुछ नहीं हुआ था। आरएसएस इमरजेंसी विरोध की राजनीति को हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने, आप लोगों ने काफी करीब से देखा है, इनके कारण कुछ नहीं हुआ था। और इनको वो तो रहने दीजिए, लेकिन इन्होंने सरेंडर करने में इनका, एक मिनट और थोड़ा सा लेता हूं, इनको सरेंडर करने में इनको स्वाद है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी सत्ता का कोई भी कोण हो, उसके सामने में आरएसएस या उनसे मतावलंबियों को समर्पित होने में जरा भी देर नहीं लगती है। ये संघर्ष इनका स्वाद नहीं है, संघर्ष इनकी प्रेरणा नहीं है, संघर्ष इनका स्वाद नहीं है। तो अब इनको सामने में समझ में आ जाएगा। तो बदली हुई कांग्रेस है, इस बदली हुई कांग्रेस के साथ लोग खड़े हैं, उनकी अपनी भाषा परिभाषा है, वो अपने ढंग से इसको डील करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, मकाम जो कहीं छूट गया था पीछे से फिर हासिल करेंगे। धनंजय सर जी ठीक है। धनंजय भाई, मैं 2 मिनट में जो है, ये जो वोट अधिकार ने कैसे पीढ़ियों की मानसिकता बदली है, वो हरिवंश राय जी की एक कविता है, हालांकि उनको मधुशाला के लिए याद किया जाता है। एक छोटी कविता में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता जब कोठी के सामने से गुजरते थे, हाथ जोड़कर नमन करते थे, मुझसे नहीं किया जाता ये सब। पर जब हमारे बेटे उस कोठी के सामने से निकलते हैं तो कहते हैं पूंजीवाद मुर्दा। तो ये जो वोट का जो बैटरी है ना, यही यहाँ से यहाँ तक आपको लगता है। मुझे वो कविता याद आई, इसलिए मैंने शेयर किया। जो प्रफुल्ल भाई कह रहे थे आरएसएस के लिए, आरएसएस का कोई अंग जो है ना, चित पट अंटी सब एक्सपोज हो चुका है। 100 साल में सारा कुछ बचा नहीं। और वो जो कहावत बनी है, मुंह में राम बगल में छुरी, एकदम 120% फिट है उस पर। अब भी अगर किसी को भ्रम है तो फिर उसका जो है वो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ उसका नहीं कर सकता। वो लाइलाज है, और ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।